हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के एक टाइप के बारे में बात करी थी जिसका नाम था लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। आज की इस वीडियो में हम बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी जो है वो कंप्लीटली अपोजिट है लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के। तो इसलिए जिस इंसान को लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी समझ में आ गई उसके लिए शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी समझना बहुत इजी होगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के बारे में ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को हम कब बिल्डअप करते हैं मार्केट के अंदर। देखो, लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को हम कब बिल्डअप करते थे? जब हमें लगता था कि मार्केट में कोई भी वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, मार्केट एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करेगी या फिर किसी एक पर्टिकुलर लेवल के पास ट्रेड करेगी, तब हम लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी क्रिएट करते थे। इसी का उल्टा हो जाता है शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई के अंदर। जब हमें लगता है कि मार्केट के अंदर एक बड़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से हमें प्राइस के अंदर भी एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है, तब हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी का। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी इस्तेमाल कब की जाती है, बिल्डअप कब की जाती है। जब हमें लगता है कि मार्केट के अंदर हमें वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगी जिसकी वजह से प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं इस स्ट्रेटजी के बेनिफिट्स की, तो शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी जो है वो एक क्रेडिट स्प्रेड है और क्रेडिट स्प्रेड के अंदर जब भी हम क्रेडिट स्प्रेड बिल्डअप करते हैं तो हमें बिल्डअप करते वक्त पैसा मिलता है, हमें देना नहीं पड़ता। तो पहला बेनिफिट तो यही है कि क्योंकि शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी एक क्रेडिट स्प्रेड है तो इसलिए इसको बनाते वक्त हमें पैसा रिसीव होता है, हमें प्रीमियम रिसीव होती है, हमें प्रीमियम पे नहीं करनी पड़ती। दूसरा बेनिफिट इसका यह है कि इसके अंदर जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। देखो, वैसे तो जितनी भी हेजिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, चाहे डेबिट स्प्रेड हो चाहे क्रेडिट स्प्रेड हो, दोनों में ही जो लॉस होता है वो लिमिटेड ही होता है, तभी तो वो हेजिंग स्ट्रेटजी है। तो इसलिए शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के अंदर भी जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। और जो तीसरा बेनिफिट है इसका वो ये है कि वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से हमें इसके अंदर प्रॉफिट होता है। तो ये तीन हमारे बेनिफिट्स हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के। अगर मैं बात करूं ड्रॉबैक्स की, तो पहला जो ड्रॉबैक है इसके अंदर वो ये है कि इसके अंदर जो प्रॉफिट पोटेंशियल है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर लॉस लिमिटेड है तो प्रॉफिट भी लिमिटेड ही होगा। दूसरा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो अट्रैक्टिव नहीं होता, फेवरेबल नहीं होता। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी क्रेडिट स्प्रेड्स होती हैं उनके अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो फेवरेबल नहीं होता, अनफेवरेबल होता है। क्योंकि क्रेडिट स्प्रेड्स के अंदर जितना हमें प्रॉफिट हो रहा है उससे ज्यादा ही हमारा उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी भी क्योंकि एक क्रेडिट स्प्रेड है तो इसलिए इसके अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो फेवरेबल नहीं होता, अट्रैक्टिव नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर भी जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिवॉर्ड। और जो इसका तीसरा ड्रॉबैक है वो ये है कि इस स्ट्रेटजी को हम कब बिल्डअप करते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर हमें वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है और प्राइस के अंदर हमें कोई भी मूव देखने को नहीं मिलती है तो फिर हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ये तीन हमारे ड्रॉबैक्स होते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के। अब हम ये समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ क्रिएशन के टाइम पर, मतलब इस स्ट्रेटजी को बिल्ड करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखो, लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी हम कैसे क्रिएट करते थे? 4 लेग में क्रिएट करते थे, ये भी 4 लेग में ही क्रिएट होगी। उसके अंदर जो नंबर ऑफ ट्रेड्स होती थी वो 4 होती थी, इसमें भी नंबर ऑफ ट्रेड्स 4 ही रहेंगी। और उसमें 3 डिफरेंट स्ट्राइक्स के अंदर हम ट्रेड करते थे, इसमें भी हम 3 डिफरेंट स्ट्राइक्स के अंदर ही ट्रेड करेंगे। अब ये स्ट्रेटजी क्रिएट कैसे होगी? लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट करते थे हम? जो भी एट द मनी का लेवल होता था, एट द मनी के लेवल की 2 कॉल ऑप्शन हम क्या करते थे? सेल करते थे। आउट द मनी 1 लॉट बाय करते थे कॉल ऑप्शन का और 1 लॉट इन द मनी कॉल ऑप्शन का बाय करते थे। अब यहां पे भी जो शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी है, सबसे पहले तो ये स्ट्रेटजी भी पूरी की पूरी कॉल ऑप्शन के जरिए ही क्रिएट होगी। अब इसमें चेंज क्या है? इसमें हम एट द मनी की जो कॉल ऑप्शन है उसके 2 लॉट को सेल नहीं करेंगे, बाय करेंगे। और आउट द मनी और इन द मनी जो कॉल ऑप्शन है उसके एक एक लॉट को हम सेल करेंगे। तो एक तरीके से जिस तरीके से हम लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई के अंदर स्ट्रेटजी बिल्डअप करते थे उसका उल्टा अगर हम कर दे तो वो हमारी शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी बन जाएगी। तो शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट होगी? सिंपल, एट द मनी की जो कॉल ऑप्शन है उसके 2 लॉट बाय करने और इन द मनी और आउट द मनी कॉल ऑप्शन का एक एक लॉट हमें क्या करना है? सेल करना है। तो जब हम इस तरीके से ट्रेड ले लेंगे मार्केट के अंदर तो हमारी शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी क्रिएट हो जाएगी। अब इस स्ट्रेटजी को बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है?
सबसे पहला तो हमें सिर्फ उसी अंडरलाइंग असेट के अंदर इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करना है जो कि एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेड हो रही हो और उस रेंज के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो ड्यू टू वॉलेटिलिटी। मतलब कि हमें इस स्ट्रेटजी को ऐसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जो कि बहुत टाइम से एक बहुत ही छोटी सी रेंज में ट्रेड हो रही हो और उस अंडरलाइंग एसेट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस हो जिसकी वजह से उस रेंज का किसी एक साइड ब्रेकआउट होने वाला हो। ऐसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर ही हमें इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस स्ट्रेटजी को हमें ऐसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें या तो वॉलेटिलिटी पहले से ही बढ़ी हो या फिर वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली हो, और अगर वॉलेटिलिटी पहले से बढ़ी भी हो तो वो वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहे, ऐसा नहीं कि वो वॉलेटिलिटी गिर जाए। तो इसलिए हमें ऐसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करना है जिसमें या तो वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली हो या फिर वॉलेटिलिटी ऑलरेडी बढ़ी हुई है और कंटिन्यू रहेगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो इन द मनी और आउट द मनी स्ट्राइक्स का डिस्टेंस है, डिफरेंस है एट द मनी से, वो सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर आउट द मनी 200 पॉइंट के डिफरेंस पे है तो इन द मनी भी 200 पॉइंट के ही डिफरेंस पे होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए डिफरेंस दोनों का। और जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है इस स्ट्रेटजी को बिल्ड करते वक्त, वो ये है कि आप जिस अंडरलाइंग एसेट के अंदर इस स्ट्रेटजी को बिल्ड कर रहे हो उसके अंदर इनफ लिक्विडिटी हो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब इस स्ट्रेटजी को क्रिएट कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो और ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो सामने कोई बायर या सेलर अवेलेबल ही नहीं है जिसकी वजह से आपके जो ऑर्डर्स है वो ऑन द स्पॉट प्लेस नहीं हो पा रहे। तो इसलिए आपको ऐसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करना है जिसमें कि इनफ लिक्विडिटी हो। तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त। अब हम एक एग्जांपल के जरिए ये चीज समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम प्रैक्टिकली कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ब्रेक इवन लेवल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी के एग्जांपल के जरिए ये चीज समझते हैं कि हम इस स्ट्रेटजी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं प्रैक्टिकली, मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट और ब्रेक इवन लेवल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है वो हमारा ट्रेड कर रहा है 51,300 के लेवल पे। इट मींस कि ये हो गया हमारा एट द मनी का लेवल। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ये स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट होगी, हमें एट द मनी कॉल ऑप्शन के 2 लॉट बाय करने पड़ेंगे और इन द मनी और आउट द मनी कॉल ऑप्शन के एक लॉट सेल करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 51,300 एट द मनी का लेवल है तो मैं 51,300 के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट बाय कर लूंगा। और किस रेट पे बाय करूंगा, मान के चलते कि ये मैंने बाय कर दिया 150 रुपए पर लॉट के बेसिस पे, मल्टीप्लाई कर दूं अगर 2 से तो ये हमारे सामने 300 रुपए की प्रीमियम निकल कर आएगी। इट मींस 300 रुपए में मैंने एट द मनी कॉल ऑप्शन के 2 लॉट बाय कर लिए। अब इसके बाद आउट द मनी कॉल ऑप्शन हम सेल करेंगे। मान के चलते कि मैंने 500 पॉइंट के डिफरेंस पे आउट द मनी कॉल ऑप्शन सेल करी तो 500 पॉइंट का डिफरेंस हुआ हमारा 51,800 का। तो 51,800 की कॉल ऑप्शन की एक लॉट मैं क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। और ये मान के चलते कि ये मैंने सेल करी है 100 रुपए की प्रीमियम में। और क्योंकि मैंने आउट द मनी कॉल ऑप्शन 500 पॉइंट के डिफरेंस पे सेल करी है तो मुझे इन द मनी कॉल ऑप्शन भी 500 पॉइंट के ही डिफरेंस पे सेल करनी पड़ेगी। इट मींस कि 50,800 की कॉल ऑप्शन में क्या करूंगा, इन द मनी कॉल ऑप्शन एक लॉट सेल कर दूंगा। और ये मान के चलते कि ये मैंने सेल कर दी 400 रुपए की प्रीमियम में। तो मैंने 300 रुपए की प्रीमियम में 2 लॉट एट द मनी के बाय कर लिए, 100 रुपए की प्रीमियम में एक लॉट आउट द मनी का सेल कर दिया और 400 रुपए की प्रीमियम में एक लॉट इन द मनी का सेल कर दिया। तो ये जो 300 रुपए में मैंने बाय कराई ये हो गई हमारी कॉस्ट। और ये जो 100 रुपए और 400 रुपए की प्रीमियम में हमने आउट द मनी और इन द मनी कॉल ऑप्शन सेल करी है ये हो गई हमारी इनकम, क्योंकि इसको सेल करने पे हमें प्रीमियम रिसीव हुई है। और इसका जो टोटल होगा वो होगा हमारा 500। अब अगर मैं अपनी 500 रुपए की इनकम में से 300 रुपए की कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो ये मेरे सामने जो नेट प्रीमियम मुझे रिसीव हुई है वो निकल कर आएगी 200 रुपए। यानी कि 200 रुपए की इस पूरी स्ट्रेटजी को बनाने में 200 रुपए की नेट प्रीमियम मुझे रिसीव हुई है। अब अगर हम बात करें मैक्स प्रॉफिट हम इसके अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये जो नेट प्रीमियम 200 रुपए की रिसीव हुई है यही हमारे इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर मैक्स प्रॉफिट है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एक लॉट की क्वांटिटी यानी कि 15 क्वांटिटी से तो हमारे सामने जो अमाउंट निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 3000 की। यानी कि इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर हमें मैक्स 3000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है, इससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता। भले ही बैंक निफ्टी कितना ही ऊपर चला जाए या कितना ही नीचे चला जाए लेकिन हमें इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर मैक्स 3000 रुपए तक का ही प्रॉफिट हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं मैक्स लॉस की तो मैक्स लॉस कैलकुलेट करना ही बहुत सिंपल है। ये जो मैंने आउट द मनी और इन द मनी कॉल ऑप्शन सेल करी है ये कितने पॉइंट के डिफरेंस पे सेल करी है, 500 पॉइंट के डिफरेंस पे। तो हमें क्या करना है, हमें इस 500 पॉइंट के डिफरेंस में से क्या कर देना है, माइनस कर देनी है अपनी नेट प्रीमियम रिसीव्ड
जो कि है 200 रुपए। जब हम 500 पॉइंट के डिफरेंस में से अपनी 200 रुपए की नेट प्रीमियम रिसीव्ड माइनस कर देंगे तो हमारे सामने इसके अंदर जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 300 रुपए का। और जब हम इसको एक लॉट की क्वांटिटी यानी कि 15 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सामने जो अमाउंट निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 4500 रुपए की। यानी कि इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर हमें मैक्स टू मैक्स 4500 रुपए तक का नुकसान हो सकता है, इससे ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। अब अगर हम बात करें अपनी लास्ट चीज के बारे में जो कि है ब्रेक इवन लेवल, कि ब्रेक इवन लेवल हम इसके अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ब्रेक इवन लेवल हम इसके अंदर वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कि हमने लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के अंदर किया था। और वो कैसे, हमारी इसके अंदर जो नेट प्रीमियम रिसीव्ड है वो कितनी है, 200 रुपए। तो हमें इस 200 रुपए की नेट प्रीमियम रिसीव्ड को माइनस कर देना है आउट द मनी कॉल ऑप्शन में से और ऐड कर देना है इन द मनी कॉल ऑप्शन में। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।